नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम सीजी टेट के पिछले 7 वर्षों में आए हुए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो का मुख्य फोकस रहेगा वर्णमाला के प्रश्न। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अक्षर, ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है शब्द। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, पहले उन्हें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए हमें भाषा के चरणों या इनकी इकाइयों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके इकाइयों को समझ लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि होता है। फिर ध्वनि का अगर लिखित रूप प्रयोग करते हैं तो वो जो है वर्ण कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगा। वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर आता है अक्षर। अक्षर वर्ण या वर्णों का समूह होता है जो एक ही बार में उच्चारित होते हैं। तो इनका उच्चारण सिर्फ एक ही बार में होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। जैसे इसे समझे तो अगर राम है तो राम में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं ये बताना है। तो राम को तोड़ेंगे, र इसकी हलंत लगाएंगे, फिर आ, म और फिर अ। तो इसमें ये जो है वर्ण है र, अ, म और अ। तो इसमें 4 वर्ण है। और अगर इसके अक्षर की बात करें तो रा और म सिर्फ 2 अक्षर हैं। तो इस प्रकार वर्ण और अक्षर में अंतर समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं शब्द। शब्द जो है वर्णों के सार्थक योग से बने होते हैं। तो अगर वर्ण को सार्थक रूप से बना देते हैं तो वो जो है शब्द कहलाता है। मतलब उसका एक अर्थ निकले किसी वर्ण का, समूह का, तब वो जो है शब्द बनता है। अब शब्दों से पद बनते हैं। तो पद जो है कैसे बनते हैं? जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद कहलाता है। पद के बाद पद बंध। तो पद बंध जो है एक से अधिक पद में बंधे होते हैं। तो एक से अधिक पद में वो भी कैसे बंधे होते हैं कि जो एक पद बना हुआ है उसी के अनुसार दूसरा पद बना रहे, तब वो जो है पद बंध कहलाएगा। और तीसरा है उसके बाद है वाक्य। ये जो है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो भावात्मक हो। अर्थात जब हम शब्दों के समूह का ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे कोई भाव प्रकट हो, तब वह वाक्य कहलाता है। फिर भाषा। भाषा जो है मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी है। तो वही जो शब्द वाक्यों का प्रयोग करके हम मनुष्य जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी भाषा हो जाती है। तो इस प्रकार भाषा के निर्माण को समझ लिए। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि क्या पूछा गया है उसमें। तो इसमें पूछा गया है ध्वनि के सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्थक वर्ण पूछा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द। शब्द जो है वर्णों के सार्थक अर्थ होता है। तो चलिए इनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनि की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? तो एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनि की इकाई, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला मात्रा, ऑप्शन बी दिया हुआ है शब्द, ऑप्शन सी दिया हुआ है अक्षर, ऑप्शन डी दिया हुआ है वाक्य। तो देखिए जो एक ही बार में उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अक्षर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद बंध किसे कहते हैं? तो पद बंध क्या होते हैं? अभी हम पढ़े हैं कि पद बंध जो है एक से अधिक पद के बंधे हुए समूह होता है। तो जब एक पद के साथ उसी से रिलेटेड दूसरा पद का भी प्रयोग करते हैं तब वो जो है पद बंध कहलाता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो, ऑप्शन बी है कर्म एवं कर्ता के प्रयोग को, ऑप्शन सी है संज्ञा और विशेषण के प्रयोग से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आगे वर्णमाला के प्रश्नों को देखने से पहले हम हिंदी वर्णमाला के इस चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले इस चार्ट में हम संख्याओं को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें है स्वर। तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11 होता है। उसके बाद अयोगवा 2 होते हैं। और व्यंजन व्यंजन के जो मूल व्यंजन है वो 35 होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 और होते हैं, अर्थात कुल व्यंजन जो है 35 और 4 39 हो जाएगा। तो कुल वर्णों की संख्या जो है 52। तो आइए अब इन्हें बारी बारी से देखते हैं। तो पहले होते हैं स्वर। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़े ई,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐना, उगली, औरत। तो ये हो जाएंगे स्वर। तो इनसे प्रश्न बनते हैं कि स्वरों की संख्या कितने हैं, तो 11। तो अब दूसरा है अयोगवा। तो अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। तो अयोगवा की संख्या 2 है। तो ये अम और अह जो है अयोगवा कहलाएंगे। इसमें से अम जो है अनुस्वार कहलाता है और अह जो है विसर्ग कहलाता है। फिर अब व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजनों में मूल व्यंजनों की संख्या जो है 35 है, परंतु कुछ पुस्तकों में 33 भी लिया जाता है, जिसमें द्विगुण व्यंजन जो होता है उसको मूल व्यंजन में नहीं लिया जाता है। परंतु विनय कुमार के पाठक में 35 मूल व्यंजन लिए गए हैं, तो इसे ही आप याद रखें। तो अब व्यंजन को स्पर्श व्यंजन में बटा हुआ है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। तो ये 25 कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों में, तो ये 5 वर्ग में, और जो है प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो ये जो है कुल 25 वर्ण है। तो आइए इसे याद करते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो पहले पहले लेटर है वही उसी के नाम पे इनका वर्ग का नाम रखा गया है। तो पहले लेटर को याद रखते हैं एक शब्द से, जिसको बोल सकते हैं क चट तप, कचट तप। तो कचट तप में क वर्ग को दर्शाता है, च वर्ग को, और ट जो है ट वर्ग को, और त जो है त वर्ग को, और प जो है प वर्ग को। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर इनमें 5-5 वर्ण की जोड़े बन जाएंगे, जिससे याद रखने में आपको आसानी होगी। फिर अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है 4 है। और ये 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उसके बाद है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है, और ये उष्म व्यंजन है स, सरौता स और हलवाई ह। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन को तड़ी जात व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इसकी संख्या जो है 2 है। तो इसमें अढ़े और अढ़क रखते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो अन्य व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। तो इसमें है 4। तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है हिंदी का बेसिक है। इसी के आधार पे अन्य सभी टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है? तो देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 42, बी 52, सी 47, डी 37। तो आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52। तो यहाँ उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे 52। अगर मूल वर्ण पूछ दिए होते तो क्या होता? मूल वर्ण पूछा होता तो मूल वर्ण में क्या आ जाएगा? जो 11 मूल स्वर है वो आ जाएंगे, और जो 35 मूल व्यंजन है वो आ जाएंगे। तो इसकी संख्या कितने हो जाएगी? 46। अगर मूल वर्णों की संख्या पूछे तो उसका आंसर होगा 46। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अभी हम लोग देखें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होंगे? य, र, ल और व। तो दिए गए ऑप्शन में इनमें से कौन सा है देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। तो संयुक्त व्यंजन, तो अभी हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अक्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ, और चौथा होता है स्र। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी, तो जो त्र जो है ये संयुक्त व्यंजन होंगे। बाकी इन सबको भी जान लेते हैं। तो देखते हैं कि ये सब क्या है। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन होगा, ड़ ये भी स्पर्श व्यंजन होगा, और ये अंग ये भी जो है स्पर्श व्यंजन होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले ये जो संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं तो किन किन व्यंजन के मेल से बने हुए हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अक्ष जो है क और स के मेल से बनी है। तो क कलम का और श षट्कोण का, इसके मेल से अक्ष बनता है। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो आप लोग स्कूल के समय में इंग्लिश में 12 खड़ी बहुत लिखे होंगे, तो उसी से इसके भी याद रख लेते हैं। तो जैसे KSHA ये हम लोग अक्ष के लिए लिखते हैं। तो इसमें से क जो है आधा है, और ये जो है स ये पूरा है। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला है त्र। तो त्र जो है TRA ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से त जो है
हलंत में लगा हुआ है तो त हाफ रहेगा, और आर जो है पूरा रहेगा क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है, तो इससे इसको याद रख सकते हैं। अगला जो है ज्ञ, तो ज्ञ ज्ञ को आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसका उच्चारण में नहीं होता है। उसके बाद है स्र, तो स्र को भी उसी प्रकार याद रख सकते हैं कि SHRA, ये उसका इंग्लिश अनुवाद था। तो स्र का स जो है हलंत में है, आर जो है आर और ए लगा हुआ है, तो र जो है पूरा रहेगा। तो इस प्रकार हम संयुक्त व्यंजन को याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए है ए स, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है र, ऑप्शन डी है ल। तो हमें बताना है संघर्षी व्यंजन। तो पहले जानते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन जो है, जो ऊष्म व्यंजन थे उसी को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो हम लोग ऊष्म व्यंजन कौन कौन से पढ़े हैं? तो ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं हम लोग स, सतकोण श, शरोत्तर श और ह। तो इसके आधार पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श। तो अगला प्रश्न है निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। तो यह प्रश्न जो है स्वरों के वर्गीकरण से पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले स्वरों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो स्वरों को मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं। तो वे 3 प्रकार क्या है? पहला होता है एक मात्रिक, लघु, ह्रस्व, मूल स्वर। तो ये सभी जो है इसी के नाम है। जो लघु स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, वे एक मात्रिक, मूल स्वर, ये सब एक ही है। तो इसमें क्या विशेषता होती है? एक मात्रा का समय लगता है इनमें, और इनकी संख्या जो है 4 है। तो कौन कौन से हैं 4? अ, छोटा ई, छोटा उ और ये ऋषि। तो जो जो छोटे हैं वे जो जब क्या कहलाएंगे? लघु कहलाएंगे या ह्रस्व कहलाएंगे, और यही जो है मूल स्वर कहलाते हैं क्योंकि इन चारों स्वरों से ही बाकी सभी स्वरों का और निर्माण होता है। फिर अगला है द्विमात्रिक, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर। तो ये जो है लघु से दुगुना समय लेते हैं, अर्थात इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, और इनकी संख्या जो है 7 होता है। तो कौन कौन से 7 है? आ, ई, बड़ा उ, बड़ा ए, बड़ा ऐ, ओ, औ। तो ये 7 जो है पहले वाले जो लघु स्वर हैं उनसे ही बने हुए हैं, इसलिए ये जो है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। फिर अगला है प्लुत स्वर। ये जो है लघु से 3 गुना समय लेते हैं, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे कि है ओम शब्द। तो ओम के बाद जो 3 लिखा हुआ है वही जो है ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो जिस वर्ण के आगे प्लुत स्वर लगता है वो जो है बार बार उसका उच्चारण होने लगता है। तो आइए इस आधार पे हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो इस स्वर में पूछा गया है ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे। अ था, छोटा ई था, छोटा उ था और ऋषि था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा। तो चलिए इसी के आधार पर और कुछ प्रश्न आए हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में ये खालिस्तान समय से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें खालिस्तान स्वर कहते हैं। तो इसमें 2 ब्लैंक दिया हुआ है, उन दोनों ब्लैंक को हमें भरना है ऑप्शन के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो अगर पहला ऑप्शन को देखिए, यहाँ प्लुत रख के पहली जगह में प्लुत, तो प्लुत स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व रखते हैं यहाँ, तो ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर छोटे होते हैं और जो है प्लुत स्वर जो है बड़े होते हैं। तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये हुआ है ए संयुक्त स्वर, बी संधि स्वर, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर, ऑप्शन डी मूल स्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या होगा देखते हैं। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होंगे जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनेंगे। इनकी संख्या जो है 4 होती है। ये कौन कौन से हैं? पहला तो ए रहेगा, ऐ रहेगा, ओ और औ। कैसे इनका निर्माण हुआ है देखते हैं। तो ए
छोटा अ और ई से, छोटा ई से इसका निर्माण होता है ए का, और अ का निर्माण जो है ए में जब आ जोड़ देते हैं तो अ हो जाता है। वैसे ही ओ का निर्माण जो है अ और छोटा ऊ से होता है, और जब ओ में, सॉरी ये गलत हो गया है, तो ओ में जब आ जोड़ देते हैं तब जो है वो अ बनता है। तो ये चारों जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है अलग अलग स्वर से हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ आदि का अर्थ है प्रारंभ, तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो अब हमें बताना है कि ये कथन जो है सही है या नहीं गलत है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पहला बोला गया है यह कथन जो है सही है, ऑप्शन बी यह कथन गलत है, ऑप्शन सी दिया हुआ है अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, ऑप्शन डी दिया हुआ है विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं उसे जान लेते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग इन्हीं से अयोग, ये दोनों जो है अयोगवा कहलाते हैं। तो अयोगवा न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। जैसे देख सकते हैं स्वर में कैसे प्रयोग हो रहा है अंगुर, तो अंगुर में जो अनुस्वार लगा है वो जो है स्वर में लगा हुआ है। वैसे अगर व्यंजन में देखें तो ये कंठ शब्द है, तो कंठ में जो अनुस्वार लगा है वो क के ऊपर लगा है जो कि व्यंजन है। तो इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। फिर है अयोगवा सदैव स्वर के बाद आते हैं। तो ये जो है हमारे प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा। तो ये जो है स्वर के बाद आते हैं। तो इसको देख लेते हैं कैसे। तो जैसे ये म लिखा हुआ है, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो म में हलंत लग जाएगा, क्योंकि इसमें अ पहले से उसमें एड़ है, और इसका जो मात्रा जो है विसर्ग वो अलग हो जाएगा। तो ये जो है पता चल रहा है कि ये जो है म उसके अंतिम में लग रहा है, ये स्वर के अंत में। तो वैसे इसमें भी देख लेते हैं अनुस्वार को। तो अनुस्वार भी घ के बाद फिर अ आया, फिर लास्ट में लगा हुआ है ये अनुस्वार। तो ये भी जो है अंत में लगा हुआ है। तो अनुस्वार का ये जो है प्रतीक चिन्ह होता है। तो अनुस्वार क्या होते हैं, इनका उच्चारण जोर से होता है, और इनमें उच्चारण करते समय ध्वनि जो है नाक से निकलती है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं बंदर, कंठ, दंत, कंधा और शंभु। विसर्ग इसका जो प्रतीक चिन्ह जो है ये दो बिंदु से दर्शाते हैं। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि आती है। इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। जैसे प्रातः, तो प्रातः बोल रहे हैं तो अंतिम में ह आ रहा है। वैसे नमः बोल रहे हैं तो अंतिम में नमः ह आ रहा है। और इसी में एक होता है अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं। तो इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है। तो नासिका क्या होता है, मुख और नाक दोनों को जब एक साथ उच्चारण करते हैं तो वो जो है नासिका कहलाता है। तथा इनके उच्चारण में लघुता और कोमलता भी होता है। तो अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक से होगा, और इनके उच्चारण में लघुता और कोमलता भी दिखाई देगी। जैसे देखते हैं चांद, पूछ, चांद और पूछ, और सभी जो पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण जो है इसी अनुनासिक से होता है। तो चलिए अब इसी से संबंधित जो प्रश्न था उसे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में एक आदि बोला गया है। आदि का मतलब होता है पहले, शब्द के पहले, परंतु हम अभी पढ़े हैं कि अनुस्वार और विसर्ग जो है शब्द और स्वर के अंत में लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन गलत है। तो चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द है तो कौन से शब्द में अनुस्वार छुपा हुआ है उसे पहचानिए। ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है अग्र, ऑप्शन सी है अंगुर, ऑप्शन डी है गांव। तो अनुस्वार में क्या होता है, ध्वनि जो है नाक से निकलता है और जोर से निकलता है। तो देखिए उच्चारण करके, तो इसमें ऑप्शन सी अंगूर, अंगूर में जब उच्चारण करेंगे तब इसका जो ध्वनि जो है जोर से निकलेगा और नाक से निकलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है। तो अनुनासिक ध्वनि क्या थे, इनका उच्चारण जो है मुंह और नाक दोनों से होता था। तो मुंह और नाक दोनों से होता था, तो मुंह और नाक दोनों से कौन सा उच्चारण होगा इस ऑप्शन में देखते हैं। पहला ए में गंध, तो ये सिर्फ नाक से उच्चारण हो रहा है। सी, बी दिया हुआ है भांति, भांति, तो इसका उच्चारण जो है मुंह और नाक दोनों से हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भांति। इसके अलावा संग और अंग, इनके उच्चारण में सिर्फ नाक से होगा, तो ये जो है अनुस्वार होंगे। अगला प्रश्न है मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ, बड़ा उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है।
तो यह प्रश्न जो है उच्चारण स्थान से है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए एक टेबल में ही जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान को याद करते हैं। तो पहले इनके जो शब्दावली है उसे याद करते हैं। तो उच्चारण स्थान के लिए कौन कौन से स्थान होते हैं? तो पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सीक्वेंस से है। कंठ जो है सबसे आंतरिक भाग है, उसके ऊपर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो उसे एक ही स्वर में बार बार बोल के इसे याद कर सकते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ऐसे बार बार बोलने से आपका भी याद हो जाएगा। फिर अगला है कंठ तालव्य। तो ये कंठ और तालु दोनों के मेल से जो बनेगा वो कंठ तालव्य हो जाएगा। फिर अगला है कंठ ओष्ठ। तो ये जो है कंठ और ओठ दोनों के मेल से बनेगा वो जो है कंठ ओष्ठ हो जाएगा। फिर अगला है दंत ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ जो है दांत और ओठ दोनों के मेल से बन रहा है। अब स्वर और व्यंजन को अलग अलग वर्गों में बांटकर इनके उच्चारण स्थान को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन के उच्चारण स्थान को। तो व्यंजनों में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो जैसे हमने सीक्वेंस से उच्चारण स्थान याद किए हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, उसी सीक्वेंस में हम लोग स्पर्श व्यंजन को भी याद किए हैं क च ट तप, कचट तप। तो उसके आधार पे हम लोग इसको सीधे याद कर सकते हैं सीक्वेंस से। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तप वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से, च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से और त वर्ग का उच्चारण दंत से, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होगा। फिर अगला देखते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजनों को। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन से होते हैं? य, र, ल और व। तो य का उच्चारण जो है तालु से होगा। उसके बाद र का उच्चारण जो है मूर्धम और ल का उच्चारण जो है दंत से होगा। फिर लास्ट में व का उच्चारण देख करने से ही पता चल जाएगा इसका दांत और ओंठ दोनों से ये स्थानों से इसका उच्चारण होता है। एक साथ दांत और ओंठ दोनों छूते हैं व बोलने से। तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान। उसके बाद है इस ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो ऊष्म व्यंजन है स, सतकुन सा, सरौता सा और ये ह। सबसे पहले ह का देखते हैं। तो ह का उच्चारण स्थान होगा कंठ में। उसके बाद स का उच्चारण स्थान होगा तालु में और सतकोन का स का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा और सरौतक स का उच्चारण स्थान होगा दांत। अब उसके बाद इसमें और जो बच गए द्विगुण व्यंजन, उसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होगा। फिर उसके बाद है स्वर। तो स्वरों को आप देखते हैं। तो सबसे पहले स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 स्वरों में से एक जो है ऋषिगिरी को इसको याद कर लेते हैं। इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। तो इसका उच्चारण मूर्धा से हुआ। उसके बाद बाकी अन्य को दो दो के पेयर में देखेंगे। जैसे छोटा और बड़ा आ दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ होगा। छोटा ई और बड़ा ई दोनों का उच्चारण स्थान तालु होगा। छोटा उ बड़ा उ दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। और ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य होगा। क्योंकि ए जो है अ और छोटा ई से बना होता है। तो अ का उच्चारण देखिए हम लोग कंठ में और ई का उच्चारण देखिए हम लोग तालु से। तो कंठ और तालु से हो जाएगा ए और ए का। ठीक उसी प्रकार ओ का उच्चारण जो है कंठ और ओठ अर्थात कंठोष्ठ से होगा। क्योंकि ओ जो है अ और उ से बना होता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। आइए अब उस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न में उ तो छोटा उ, बड़ा उ और प वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा हुआ है। तो टेबल के अनुसार इस का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगला प्रश्न है वर्ण अण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अण का उच्चारण स्थान ये जो है स्पर्शी व्यंजन है और स्पर्शी व्यंजन के कौन से वर्ग में आता है? ये तो ट वर्ग में आता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तालव्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है झ, ऑप्शन डी है अड़ा। तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अड़ा। तो अण जो है तालव्य ध्वनि नहीं है। बाकी च, छ, झ ये सभी जो है तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है दंत तालु, ऑप्शन डी है मूर्धा। तो इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तालु, क्योंकि स का उच्चारण जो है तालु से होता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कर्ण तालव्य से होता है? तो ऑप्शन ए है च, अ, ऑप्शन बी है
डमरू ढक्कन, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है न और न। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और ऐ, क्योंकि इनका ये जो जो उच्चारण है कंठ और तालव्य दोनों से होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। री की मात्रा को छोड़कर और अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 12 खड़ी। तो 12 खड़ी क्या होता है? तो 12 खड़ी जो है इसमें क्या नहीं होता, री का मंत्र नहीं होता है। तो ये बड़ा ऊ की आवाज आता था री, यहाँ री, तो री का मंत्र नहीं होता है और इसके साथ साथ अनुस्वार और विसर्ग को मिला देते हैं, तब जो है ये 12 खड़ी बन जाता है। निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो अल्प प्राण और वहां महाप्राण यह जो है वर्णों का वर्गीकरण है जो श्वास की वायु के मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो इसमें सभी वर्ण शामिल होते हैं, क ख भी शामिल होंगे और क य भी शामिल होंगे, ज झ भी शामिल होंगे, परंतु ये ल शामिल होता है, पर ल और ह जो एक साथ लिखा हुआ है ये जो है शामिल नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये टेबल है, इससे याद कर सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछ देते हैं किसी वर्ण को देकर कि इसमें से कौन सा अल्प प्राण है या नहीं है। तो इस टेबल को याद कर सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? तो सघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण से कंपन उत्पन्न होता है। तो कंपन उत्पन्न होने वाले वर्ण करने वाले वर्ण जो है सघोष व्यंजन होते हैं। तो सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो सघोष व्यंजन में हम लोग स्वरों को देखें तो सभी स्वर जो है सघोष होते हैं, और स्पर्श व्यंजन के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो जो है सघोष व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के सभी, अंतस्थ यर लव सभी सघोष व्यंजन होंगे, और उष्म व्यंजन में ह जो है उसमें सघोष व्यंजन होगा। इस बाकी जो बच गए ह के अलावा वो सभी जो है अघोष होते हैं। तो आप इस टेबल से याद कर सकते हैं सघोष और अघोष को। तो इस आधार पर उस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसमें क्या है, सघोष व्यंजन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन में च दिया हुआ है, तो च जो है स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण है, तो ये जो है नहीं होगा ऑप्शन सही। दूसरा में त दिया हुआ है, तो ये जो भी पहला वर्ण है, और ऑप्शन डी में भी प दिया हुआ है, ये भी पहला वर्ण है। तो ये जो तीनों में जो है पहला वर्ण का दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये तीनों नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है सी होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने वर्णमाला से संबंधित सीटेट में पिछले 7 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल किया और उनसे संबंधित और अन्य तथ्य को भी जाना। तो सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।